फिर से हम लोग अभी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो है हम लोग का क्लास 10th में बायोलॉजी का उसका पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। लाइफ प्रोसेसेस का पहला पार्ट हम लोग देखे हुए थे जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। और अब जो है सो हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम। चलिए, रेस्पिरेशन देखिए दोस्तों, होता क्या है। रेस्पिरेशन दरअसल एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, फूड इज बर्नड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करने के लिए हम लोग के शरीर में जो फूड को बर्न किया जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू फूड जो जाता है, उसके लिए जो ऑक्सीजन का जरूरत होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा लाया जाता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा लाया जाता है। और रेस्पिरेशन प्रोसेस मतलब केवल ब्रीदिंग नहीं, बल्कि रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब ब्रीदिंग इंक्लूड करते हुए एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिससे क्या हो सके, ऑक्सीजन जो है के मदद से एनर्जी बन सके। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये हम लोग के शरीर में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उन सेल्स में प्रेजेंट जो एक सेल ऑर्गेनल जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उस सेल ऑर्गेनल में बनता है, क्या बनता है, एनर्जी बनता है। और वो एनर्जी कैसे बनता है, वो बनता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा। अब होता क्या है उस सेल में, तो उस सेल में दरअसल जो क्या प्रेजेंट होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। और एनर्जी जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान बनती हैं, वो क्या बनाती है, वो एटीपी बनाती है। एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी जो होता है उसी को हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं। यही एटीपी क्या होता है, हम लोग के शरीर में सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है, स्टोर्ड रहता है, जमा रहता है, ताकि फर्दर बाद में चल करके जब हम लोग के शरीर को ज़रूरत हो एनर्जी का, तो फिर हम लोग इसको कंज्यूम कर सकें। तो अब ये एडीपी एक मॉलिक्यूल होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। जो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट है और भी कई सारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं, वो जब फॉस्फेट के साथ मिलते हैं, एनर्जी जब रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, इनको मिलता है। तो एनर्जी के मिलने के कारण एडीपी और फॉस्फेट रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपस में मिल करके टूट जाते हैं और बना लेते हैं क्या, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बना लेते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, एटीपी, यही एनर्जी करेंसी होता है। ये एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हमने देखा। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब सेल को ज़रूरत होता है एनर्जी का, तो एटीपी फिर से टूट जाता है। जब कभी भी हम लोग के शरीर में सेल को ज़रूरत होगा एनर्जी का, तो ये जो एटीपी है वो टूट जाएगा वाटर के प्रेजेंस में और बनाएगा एडीपी और एनर्जी। जैसा कि आप यहाँ पर रिएक्शन में देख रहे हैं कि ये एटीपी मॉलिक्यूल जो है, जब भी हम लोग के शरीर में एनर्जी का आवश्यकता होता है, तो ये एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है और बनाता है एडीपी और एडीपी के साथ एनर्जी। और ये एडीपी फिर से वापस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है फॉस्फेट के साथ, और यही फॉस्फेट के साथ जुड़ करके वापस क्या बनाता है, एटीपी। तो ये चेन रिएक्शन हमेशा चलता रहता है हम लोग के शरीर में। तो रेस्पिरेशन का मतलब आप लोगों ने क्या समझा, आप लोगों ने ये समझा कि हम लोग के शरीर में एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एडीपी फॉस्फेट के साथ मिल करके एटीपी बनाता है। और फिर जब कभी भी हम लोग के शरीर में हम लोग के सेल्स को एनर्जी का जरूरत होता है, तो सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, उसमें स्टोर्ड एटीपी वापस वाटर के मिलने के कारण टूट करके बना लेता है एडीपी और एनर्जी। और ये एनर्जी फिर हम लोग को शरीर में कंज्यूम हो जाता है, हम लोग के शरीर में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। देखिए, दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऐसा रेस्पिरेशन होता है टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब ऑक्सीजन मौजूद हो, उसके मौजूदगी में जो रिएक्शन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा श्वसन, ठीक है, का प्रोसेस जो क्या हो, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, उसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके बाद बारी आता है क्या, हम लोग को जानने का कि एरोबिक रेस्पिरेशन में और क्या सब होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी बनता है कंपेयर टू एनएरोबिक। इसमें एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यानी रेस्पिरेशन होने के बाद बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये सब चीज़ इसमें निकल करके आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकल करके आता है।
ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। पहले तो ग्लूकोज जो होता है, ये ग्लूकोज जो है ये किस में कन्वर्ट होता है? पायरूवेट में। किस में? पायरूवेट में। किस में? एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब ये पायरूवेट में कन्वर्ट होता है तो ये होता कहाँ पर है? ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। आपको पता है जो लिक्विड होता है सेल के अंदर उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें सबसे पहला काम जो होता है वो होता है क्या? ग्लूकोज को पायरूवेट में कन्वर्ट करने का काम। फिर पायरूवेट जो होता है वो क्या हो जाता है? पायरूवेट फर्दर कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। कहाँ पर? हम लोग के सेल के अंदर प्रेजेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें। तो उसके बाद फिर ये तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में दरअसल होता ये है कि जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो वो कहलाता है क्या? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो। इसमें कम एनर्जी बनता है। किसके कंपैरिजन में? एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। एरोबिक में क्या होता है? ज़्यादा एनर्जी बनता है। एनएरोबिक में क्या होता है? कम एनर्जी बनता है। अब उसके बाद इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनते हैं, वैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी नहीं निकलता है, बल्कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलता है। किसमें? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब यही लैक्टिक एसिड जो होता है हम लोग के मसल क्रैम्प का कारण बनता है। कई बार आप देखते होइएगा कि जब आप बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो थक जाते हैं और उसके बाद आपके शरीर में चींटी रेंगने जैसा फील होता है। तो जो चींटी रेंगने जैसा फील होता है वो दरअसल एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण ही होता है। हम लोग से और लैक्टिक एसिड जो बनता है वो हम लोग के शरीर में क्या करता है? पेन और हम लोग के शरीर में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो द एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, ये सब बनता है। ये कहाँ पर होता है? मसल सेल्स में, खास करके यीस्ट के कारण होता है। उसके बाद इनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो मसल सेल में होता है। तो सबसे पहला काम जो होता है फिर से वही चीज़, ग्लूकोज जो ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में पहला काम हो चुका है। हम लोग देख चुके हैं पायरूवेट में कन्वर्जन। और ये जो पायरूवेट में बदलता है उसको हम लोग के मसल सेल के द्वारा ऑक्सीजन के एब्सेंस में किस चीज़ में कन्वर्जन होता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। तो देखें सबसे पहला काम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो पहले ही हो चुका है, पायरूवेट में कन्वर्जन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और उसके बाद ऑक्सीजन के एब्सेंस में एक काम होता है जिसके कारण इसको हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वो होता है पायरूवेट्स का किस चीज़ में कन्वर्जन? पायरूवेट्स का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन। फिर उसके बाद एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एक और टाइप का होता है। इसमें क्या होता है? जो यीस्ट में होता है, जो यीस्ट होते हैं उसमें किस प्रकार का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है? उसमें सबसे पहले तो ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन प्रेजेंस में, साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी जो लिक्विड है सेल के अंदर उसके अंदर पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ। पायरूवेट में कन्वर्ट होने के बाद ये पायरूवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना लेगा? इथेनॉल बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी बना लेगा, और ये इथेनॉल यीस्ट में बनता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बियर वगैरह में या फिर जो मादक पदार्थ होता है, जो 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 अल्कोहलिक बेवरेज होता है उसमें यीस्ट डाला जाता है, जो क्या करता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फर्मेंट होकर के इथेनॉल बनाता है, जो कि बहुत ही नशीला पदार्थ होता है, जो कि अल्कोहलिक बेवरेज होता है, उसके रूप में यूज किया जाता है दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों में, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख लें एक बार। ये जो कुछ भी हम लोगों ने देखा अभी, तो देखिए चाहे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन हो, पहला काम आप दिमाग में रखोगे कि ग्लूकोज जो न्यूट्रिशन के द्वारा बना हुआ है, C6H12O6 जो हम लोग देखे हुए थे पिछले क्लास में कि ग्लूकोज बनता है और न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, तो जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है सेल का लिक्विड, उसमें किस चीज़ में करता है? पायरूवेट्स में। किस में कन्वर्ट होता है? पायरूवेट्स में। और ये जो पायरूवेट है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अलग और ऑक्सीजन के एब्सेंस में अलग कंपोनेंट बनाता है। तो हम लोग के जो सेल मिटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी, ये तीन चीज़ बनाता है और इस एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग के मसल सेल्स में जो हम लोग का बाह होता है, आर्म्स होता है, थाइज होता है, तो मसल सेल्स में जो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है बहुत तेज़ दौड़ने के बाद, बहुत लंबा सफ़र करने के बाद, बहुत थकने के बाद,
इन अ सेंस। तो उसके बाद क्या करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाता है, और यही लैक्टिक एसिड मसल क्रैम्प और मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको क्या होता होगा, बहुत तेज़ दौड़ने के बाद दुखने लगता है, बाँह दुखने लगता है, थाइस दुखने लगता है। ये किस लिए दुखता है, दरअसल लैक्टिक एसिड रिलीज होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बाद हम लोग के शरीर में, वही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फिर उसके बाद अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग के शरीर में ना बल्कि यीस्ट में हो जाए, तो वही यीस्ट में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, यहाँ पर फर्क इतना आ गया हम लोग के शरीर से कि यहाँ पर हम लोग के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि हम लोग का शरीर फिर से बाहर निकाल देता है, और यीस्ट में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, जिसका इस्तेमाल इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसका इस्तेमाल इस चीज़ के रूप में, अल्कोहलिक बेवरेज के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे हम लोग के शरीर में अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो पहले भी आपको बता चुका हूँ ये चीज़ कि हम लोग के शरीर में स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। सबसे पहले तो देखिए, जो नॉस्ट्रिल है, इसके अपर पार्ट को हम लोग नेज़ल कैविटी बोलते हैं। इस नेज़ल कैविटी से सबसे पहले क्या होता है, एयर जो है यानी ऑक्सीजन जो है वो एंटर करता है, और ये जो ऑक्सीजन होता है वो एंटर करके नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स होते हुए, लैरिंग्स होते हुए, दिस द फेरिंग्स एंड दिस द लैरिंग्स, एज यू कैन सी, फेरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए कहाँ पहुँचता है, हम लोग के ट्रैकिया में पहुँचता है। सी, दिस द ट्रैकिया, दिस इज़ द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में पहुँचता है, और ट्रैकिया में पहुँचने के बाद वहाँ पर कार्टिलेजेस होती हैं, कार्टिलेज रिंग्स होती हैं, ये छल्ले। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पर ये छल्ले। ठीक है, ये कार्टिलेज रिंग्स होते हैं किसकी, ब्रोंकीज की, और ये ब्रोंकीज से फर्दर लंग्स में, लेफ्ट लंग और राइट लंग, ठीक है, दोनों में पहुंचता है। तो ये जो लंग्स में पहुंचता है तो फिर ये ब्रोंकिस, ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचा, और उसके बाद फिर क्या होता है, ये ऑक्सीजन पहुंच जाता है कहाँ पर, एल्वियोलीज में। ये जो एल्वियोलीज हैं छोटी छोटी, उसके पास। अब यहीं एल्वियोलीज क्या होती हैं, ब्लड में सख्त होती हैं। तो ये ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो घुल जाता है एल्वियोलीज के पास आकर के, और वही ऑक्सीजन फिर ब्लड क्या करता है, कैरी करके हार्ट तक ले जाता है, और फिर शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाता है। और शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाता है, ये हम लोग देखेंगे किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि इसके जस्ट आफ्टर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ेंगे कि हार्ट कैसे उसको कैरी करता है। और फिर ब्लड के माध्यम से वो सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर पहुँचता है, ब्लड के माध्यम से पहुँचता है अलग अलग सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर उस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनता है, और फिर एनर्जी से हम पायरुवेट, पायरुवेट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, वाटर बनता है, और साथ ही साथ एनर्जी फर्दर बनता है, जो कि हम लोग के शरीर के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है एटीपी के रूप में। ठीक है, तो होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, एयर जो हम लोग के नॉस्ट्रिल्स में एंटर करता है, ये तो अभी आपको बताया कि एयर जो हम लोग के नॉस्ट्रिल्स में सबसे पहले एंटर करता है, उसके बाद हेयर और म्यूकस क्या करता है, उसको ट्रैप करता है हम लोग के नाक में और डस्ट पार्टिकल्स के साथ। फिर डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, और फ्रेश एयर को, ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है, और फ्रेश एयर फेरिंग्स से, लैरिंग्स से, ट्रैकिया से, ब्रोंकी से होते हुए कार्टिलेजेस वगैरह से पहुंचता है। जो रिंग ऑफ ट्रैकिया है, कार्टिलेज, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि और बाकी एक्स्ट्रा एयर ना पहुंच जाए। ठीक है, ताकि ट्रैकिया टूट ना जाए, रास्ता ना टूट जाए। ठीक है, अब उसके बाद ब्रोंकी जो होता है वो डिवाइड हो जाता है स्मॉलर ट्यूब में, जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होता है ये फर्दर क्या होता है, एल्वियोलीज में बट जाता है। एल्वियोलीज क्या करता है, ब्लड वेसल्स वहाँ पर जुड़े रहते हैं बहुत ही सारे। ठीक है, अब ये क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है, मतलब ऑक्सीजन एल्वियोलीज क्या करता है, ब्लड को दे देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले वाले रेस्पिरेशन में बना हुआ था उसको क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। तो ये हुआ क्या, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग के शरीर में मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का। ठीक है, कैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो आपको पहले भी बता चुके हैं ये चीज़ क्या, कि आप देखोगे हम लोग के शरीर का, दिस इज द डायफ्राम, ये क्या होता है, डायफ्राम, और ये जो है हम लोग का शरीर का चेस्ट, आउटर चेस्ट कैविटी। ठीक है, अब ये जो आउटर चेस्ट रीजन है और ये डायफ्राम है, इनका कुछ साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। जब कभी भी हम लोग ब्रीद इन करते हैं एयर को, व्हेन वी ब्रीद इन एयर, द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। जब कभी भी हम लोग सांस लेते हैं, क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेने से डायफ्राम का जो मसल है वो क्या हो जाता है,
कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, ठीक है। सिकुड़ जाने के कारण डायफ्राम क्या हो जाता है, डाउनवर्ड्स आ जाता है, ठीक है। अब डायफ्राम तो डाउनवर्ड्स आ जाता है और चेस्ट क्या होता है, अपवर्ड चला जाता है। आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जैसे ही आप क्या करते हो, सांस अंदर लेते हो तो आपका चेस्ट बाहर की ओर आता है और डायफ्राम जो है, डायफ्राम वो नीचे की ओर जाता है, ठीक है। और ये जो है ये ऊपर की, चेस्ट ऊपर की ओर जाता है और डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। और फिर उसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं एयर को, मतलब हवा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में बना उसको जब हम लोग बाहर होते हैं, तो बाहर जब हम लोग इस प्रकार से ऐसे करके छोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हम लोग का डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, वो ऊपर की ओर चला जाता है और चेस्ट अंदर की ओर चला जाता है। तो चेस्ट अंदर की ओर जाता है और डायफ्राम क्या हो जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। तो चेस्ट अंदर और डायफ्राम ऊपर, किसमें, जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। और सांस जब अंदर लेते हैं तो चेस्ट बाहर की ओर जाता है और डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि व्हेन वी ब्रीद इन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हेन वी ब्रीद आउट चेस्ट, व्हेन वी ब्रीद आउट चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने क्या किया है, इस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में हम लोगों ने दो बैलून रख दिए हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर रख दिया है। इसमें जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हवा मौजूद नहीं है, ठीक है। जैसे ही हवा मौजूद नहीं है, यानी हवा मौजूद नहीं रहेगा तो ये सिकुड़ा हुआ रहेगा, कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। और फिर जैसे ही इसमें हवा पहुंचता है तो ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से फूल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग का लंग्स काम करता है कि जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से लंग्स हम लोग का फूल जाएगा और चेस्ट एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम लोग क्या कर देते हैं, हवा छोड़ देते हैं, हवा हम लोग क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो चेस्ट क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म ब्रीदिंग का। तो ये था आपका सेकंड लेक्चर आज का, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन का प्रोसेस ह्यूमंस में किस प्रकार से होता है, एनिमल्स में किस प्रकार से होता है। अब इसके बाद हम लोग को देखना होगा ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन बचा है इस चैप्टर में, लाइफ प्रोसेसेस के, ठीक है। जिसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, शुभ, बाय, शब्बा, टेक केयर, ओके, सलाम, थैंक यू।